हेलो स्टूडेंट, तो आगे के वीडियो में जो गाउस के नियम को हम पढ़ रहे थे, तो गाउस के नियम पर आधारित पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। आगे का वीडियो अपना है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण। ठीक है, यानी एक परत आपको दे रखी है, लंबाई इसकी भी अनंत है और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो आपको इस अचालक परत के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में देखा है कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने से पहले हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिशा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस पूरे पृष्ठ में आपने दो ऐसे अल्पांश ले लिए जिन पर अल्प मात्रा में आवेश है। जैसे ये एक A1 आपको दिखाया हुआ है और एक A2 आपको दिखाया हुआ है। तो इन पर कुछ आवेश की क्वांटिटी है। आपको दिया हुआ है कि आपको इस अचालक परत के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु आपको दिया हुआ है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस पर दिशा ज्ञात करते हैं। तो दिशा ज्ञात करने के लिए आपने देखिए कि अचालक परत के मध्य बिंदु से समान दूरी पर ऊपर व नीचे दो क्षेत्रीय अल्पांश काम में लिए हैं। इन अल्पांशों के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है DE1 और DE2 वो आपके सामने जिस डायरेक्शन में है। अब इन दोनों सदिशों को अगर हम घटकों में वियोजित करते हैं, तो आपने पढ़ रखा है जिस सदिश राशि को घटकों में वियोजित किया जाता है उसको बीच में रखते हुए हम इसे दो घटक मानते हैं। जिस आधार भुजा पर कोण बना हुआ है वो घटक हमेशा कोस का होगा और दूसरे वाला घटक यहाँ पर साइन का होगा। ठीक है, तो साइन वाले घटक आपके सामने परिमाण में समान और विपरीत दिशाओं में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाते हैं, जबकि लंबवत घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि जो फाइनल निष्कर्ष आपका निकला है वो ये है दिशा के रूप में कि अनंत लंबाई की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो जैसा निष्कर्ष आपके पिछले डेरिवेशन में निकला था कि विद्युत क्षेत्र का मान तार के लंबवत बाहर की ओर है, तो यहाँ भी देखिए फाइनल निष्कर्ष ये निकला है कि जो अचालक परत आपने ली है उस पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो फाइनली इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। अब ये बाहर की तरफ डायरेक्शन इस दिशा में भी हो सकती है और बाहर की तरफ डायरेक्शन इस दिशा में भी हो सकती है। ठीक है, अब हम फाइनली ज्ञात करते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, तो देखिए इस अपरिमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम देखो एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं और वो गाउसीय पृष्ठ है यहाँ पर बेलनाकार। तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना हम इस प्रकार से करते हैं कि P बिंदु आपका पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए। ये P बिंदु यहाँ भी हो सकता है या ये P बिंदु यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है। अब यहाँ देखिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, अभी मैंने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का जो ये पहला पार्ट है इस पर भी बाहर की तरफ है, और अगर इसे हम दूसरा पार्ट मानते हैं तो इस पर भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। बेलन का बीच वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली देखो गोल है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है कि यहाँ तो आपको पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर रखनी पड़ेगी, या तो आप इस दिशा में रख सकते हो या आप इस दिशा में रख सकते हो।
बाकी इसके अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा आप मानना चाहो तो वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, बाहर की ओर भी हो सकती है। तो अगर देखो सभी जगह अगर इस पृष्ठ की बात की जाए तो इसका अल्पांश क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में होगा, इसकी बात की जाए तो इसका अल्पांश क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में होगा, और बीच वाला आपके सामने। तो जो आपने काल्पनिक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया था बेलन के रूप में, यहाँ अलग से डायग्राम में देखिए आप, इस बेलन के रूप में आपने लिया है। तो इस बेलन के देखिए 3 पार्ट बन गए, ये पहला पार्ट है, ये बीच वाला दूसरा पार्ट है, और ये आपका तीसरा पार्ट है। तीनों की डायरेक्शन जो क्षेत्रफल सदिश की है, तो ये आपके सामने अगर इस बेलन का ये वाला डायग्राम इस दिशा में है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इसी दिशा में आएगा। ये जो पार्ट है वो अगर इस दिशा में है तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में आएगा। बीच वाला पार्ट कंप्लीटली यहाँ गोल है, तो इसकी जो दिशा है वो सभी संभव दिशाओं में हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र के साथ अगर इसकी दिशा देखी जाए तो यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण का मान दोनों के बीच का जाएगा 0 डिग्री। यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, तो कोण का मान यहाँ भी आ जाएगा 0 डिग्री। बीच वाला जो पार्ट है वहाँ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण है वो आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परस्पर लंबवत है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो देखो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। और अगर संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के लिए आपको इसका मान निकालना है तो आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। जैसे ही आप दो सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल यहाँ खोलते हो तो यहाँ मान आ जाएगा आपका EDS कोस थीटा। अब यहाँ देखिए भाई थीटा सूत्र में लिखा हुआ है एक जगह, जबकि आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो देखो 3 अलग अलग है, 0 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है और फिर से 0 डिग्री भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इस समाकलन को वियोजित करना पड़ेगा। तो आगे आप यहाँ लिखोगे समाकलन को वियोजित करने पर, समाकलन को वियोजित करने पर। तो यहाँ देखिए जब जैसे ही आप समाकलन को वियोजित करोगे तो ये मान सबसे पहले आ जाएगा S1 के लिए EDS कोस थीटा, प्लस ये मान आपको रखना पड़ेगा S2 के लिए, मान आ जाएगा EDS कोस थीटा। ये मान आ जाएगा आपका S3 के लिए EDS कोस थीटा। अब यहाँ देखिए आप S1 में जो थीटा का मान लिखा हुआ है, तो ये जो मान है ये आपका लिखा हुआ है 0 डिग्री, तो ये मान तो आ जाएगा कोस 0 डिग्री। S2 में देखो आपका जो मान है वो लिखा हुआ 90 डिग्री, तो ये मान आ जाएगा EDS कोस 90 डिग्री। तीसरी कंडीशन में आप देखिए सूत्र के डायग्राम में देखोगे तो फिर से यहाँ देखिए 0 डिग्री है, तो ये मान आ जाएगा EDS कोस 0 डिग्री। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ दो मान आपके बच जाएंगे फाई बराबर समाकलन S1 EDS, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान है 1, समाकलन S3 EDS। ठीक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान नियत होने के कारण आप इसे तो लोगे बाहर और समाकलन करोगे आप ds का। विद्युत क्षेत्र के कारण नियत होने के कारण इसे बाहर और समाकलन किसका करोगे, ds का। अब देखिए जैसे पीछे वाले डेरिवेशन में आपने ds का जब समाकलन किया था तो पूरे बेलन का क्षेत्रफल आपने लिखा था 2πr L,
लेकिन यहाँ देखिए आपने जो काल्पनिक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है तो इसकी लंबाई और त्रिज्या ना होने के कारण यहाँ पर आप ऐसा मानोगे कि ds का समाकलन करने पर इसका क्षेत्रफल तो बेलन के बराबर ही बनेगा, लेकिन इसको हम s से यहाँ दर्शा सकते हैं एक बार। तो अगर आप इसे s से दर्शाओगे तो मान अपना आ जाएगा फाई बराबर ES और ये मान भी आ जाएगा आपका ES प्लस ES, यहाँ टोटल मान आ जाएगा आपका 2ES, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ आगे आप लिखोगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम आपने पढ़ा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ गौर से देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ जो अचालक पदार्थ है वो अपरिमित है, लंबाई इसकी अनंत है। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल आवेश का वो ही मान ज्ञात करना है जो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर है। तो ये मान आप आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने यहाँ एक फॉर्मूला काम में लिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व से मतलब ये है कि आप कंप्लीटली क्षेत्रफल पर आवेश का मान ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ सूत्र आ जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आप बोलते हो सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और क्यू बराबर मान आ जाएगा यहाँ सिग्मा एस। ठीक है, तो जो गाउस के नियम में यहाँ क्यू लिखा हुआ है, जो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा है, तो आप अगर उसे ज्ञात नहीं कर सकते तो आप पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का टोटल मान 2ES फाई के इक्वल है, समीकरण 2 का मान सिग्मा S/ε0 भी फाई के इक्वल है। जैसे ही आप दोनों को बराबर करोगे समीकरण 1 व 2 से, तो आपका फाइनली मान आ जाएगा यहाँ 2ES बराबर सिग्मा S/ε0। S से S यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ E का जो मान आपको ज्ञात करना था वो मान आ जाएगा σ/2ε0। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो होता है आपका σ/2ε0। ठीक है, ये मान आपको याद रखना, क्योंकि आगे सेम डेरिवेशन हम पढ़ने वाले हैं, उसमें अचालक परत की जगह यहाँ पर चालक पट्टिका आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी डिस्कस हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।